तो अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस बाय द करंट इन टू वाइंडिंग डिस्प्लेस द 90 डिग्री। दिस इज प्रिंसिपल। हमको पता है कि सिंगल फेज वाइंडिंग सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, उसे सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए यहाँ पे दो वाइंडिंग हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं फेज स्प्लिटिंग। एक होता है आपका मेन वाइंडिंग और एक होता है आपका ऑक्सिलरी वाइंडिंग और बीच में आपका स्क्वायरल केस का रोटर कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फेज स्प्लिटिंग उसका नाम देते हैं। फेज स्प्लिट करना होता है जिसे आप रेजिस्टेंस से कैपेसिटेंस से लगा के फेज स्प्लिट कर सकते हैं। इंडक्टेंस से भी कर सकते हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा लो स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा। इन एन इंडक्शन मोटर जो होता है इसमें करेक्ट बताना है, तो ये आपका करेक्ट है। देखो इंडक्शन मोटर में जो आपका इंडक्शन मोटर में स्टेटर की करंट और स्टेटर का फ्लक्स और रोटर का जो ईएमएफ होगा वो सेम होगा। देखो यहाँ पे क्या है, ये मान लो ये स्टेटर में जैसे ही सप्लाई दोगे तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा और स्टेटर में जो करंट होगी और उसका जो फ्लक्स होगा दोनों सिंक्रोनस बोल सकते हो एक तरीके से, तो दोनों फेज में होगा ना। ये स्टेटर का करंट और यही स्टेटर का फ्लक्स है, दोनों एक ही फेज में हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। या आप इसे डॉटेड से दिखा सकते हो, जो फ्लक्स है उसको आप यहाँ पे डॉटेड से समझ लो, दोनों सेम फेज में है। फ्लक्स को मान लो और स्टेटर की करंट है और डॉटेड को हमने फ्लक्स मतलब जो स्टेटर की फ्लक्स है उसको रिप्रेजेंट कर दिया, मीन्स फेज में है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि जो रोटर की जो करंट होती है वो लैग करती है, क्योंकि रोटर की जो करंट है और फ्लक्स है वो आपका लैग कर जाएगी। ये आपका रोटर का करंट, जस्ट 1 सेकेंड, ये हमने फिगर दिखा लिया है। आपका IR मीन्स रोटर का करंट है और इसी को हम मान सकते हैं रोटर का फ्लक्स है। तो ये है स्टेटर में जब करंट आप दोगे तो लैगिंग पॉइंट कुछ तरीके का होगा, क्योंकि क्या होगा कि EMF इंड्यूस होगा ना, तो क्या होगा लैगिंग टाइप का होगा ना। इंडक्शन मोटर लैगिंग पे काम करता है, इंडक्टेंस जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रेजिस्टेंस, तो ये लैग हो जाएगा। मीन्स रोटर में जो करंट और फ्लक्स होगी वो लैग हो जाएगी कितना डिग्री से, 90 डिग्री से। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका रोटर में जो EMF जनरेट होता है वो आपका लीडिंग टाइप का होगा। ये आपका रोटर में जो EMF जनरेट हो रहा है, EMF इन रोटर में जो EMF जनरेट होगा वो आपका लैगिंग साइड मतलब नहीं लीडिंग साइड का होगा। वही दिया है स्टेटर की करंट और स्टेटर का फ्लक्स और रोटर का जो EMF होगा। देखो ये आपका स्टेटर का करंट, स्टेटर का फ्लक्स और रोटर का जो EMF है ये सेम फेज में होगा। देखो ये भी ऐसे जो आ रहा है सेम फेज में है, लेकिन रोटर की जो करंट और फ्लक्स है वो फेज में होगा, रोटर करंट फ्लक्स फेज में होगा, बस लैग करेगा रोटर की EMF से 90 डिग्री पे। ठीक है, रोटर की EMF से 90 डिग्री लैग करेगा ना। अरे यार अगर आप क्या बोलते हैं कि अगर वोल्टेज को रेफरेंस लेते हो तो करंट लैग करेगी, वही कॉन्सेप्ट है। या करंट लैग करिए तो वोल्टेज लीड ही तो कर रहा है ना, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया गया ना। कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें आपका ए और बी दोनों सही होगा। फील्ड क्रिएट करना है, रोटर करंट इज राइट एंगल, द फील्ड क्रिएट बाय स्टेटर करंट इज कॉल्ड द क्रॉस फील्ड। क्रॉस फील्ड जो होता है स्टेटर फील्ड एक्चुअली ऑपरेटिंग द स्पीड ऑफ, ये समवॉट वीकर देन द। ठीक है, जो फील्ड हम क्रिएट करते हैं रोटर करंट में वो हाई एंगल के कारण फील्ड जो क्रिएट होता है स्टेटर करंट, वही आर्मेचर रिएक्शन के बोल सकते हो। आर्मेचर रिएक्शन के कारण थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टेटर का फील्ड एक्चुअल ऑपरेटिंग स्पीड से थोड़ा समवॉट वीकर देन, थोड़ा सा वीक टाइप का हो जाता है। EMF इंड्यूस होगा तो उसका भी फ्लक्स होगा ना, तो थोड़ा बहुत अपोजिंग नेचर होगा, तो उसी को लेके यहाँ पे बोला गया है कि वीक टाइप का फ्लक्स होगा। इन कंपेरिजन टू 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पे देखो बोल रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का कंपेरिजन हम लोग करते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में क्या क्या होता है। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की एफिशिएंसी कम होती है, पावर फैक्टर बहुत ही कम होता है, स्लिप ज़्यादा होता है, स्पीड रेगुलेशन बहुत ही कम होता है। तो सिंगल फेज जो है बहुत ही बेकार टाइप का मोटर है अगर कंपेयर किया जाए 3 फेज से। 3 फेज के बहुत ज़्यादा एडवांटेज है आपके। जो टार्क डेवलप होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, ड्रॉप टू जीरो, टॉर्क जीरो कब हो जाएगा, तो यहाँ पे टॉर्क जीरो जो होगा, आइए ऑप्शन देखते हैं हम लोग।
अगर सिंक्रोनस स्पीड मतलब वही है, टार्क जीरो होने का मतलब उसकी जो स्पीड है स्लाइटली बिलो द सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि टार्क, ये बार क्वेश्चन देखते हैं फिर से। जो टार्क डेवलप हो रहा है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में वो ड्रॉप टू जीरो, सिंक्रोनस स्पीड स्लाइटली नहीं। देखो यहाँ पे क्या है, इसका जो सिंक्रोनस स्पीड पे होता नहीं ना है, इसकी जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है वो पल्सेटिंग टाइप का होता है, रोटेटिंग होता नहीं है सिंक्रोनस। वही है, उसी को लेके बोला है कि सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट नहीं करता है और ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। नो लोड पे जो करंट होती है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कितना होगा अराउंड, तो यहाँ पे लगभग यार 35 से 40% होता है। ठीक है, 35 से 40%। तो नो लोड जो सिंगल फेज में करंट होगी वो 35 से 40% होगी। जो पावर फैक्टर होगा सिंगल फेज का वो कितना होगा, पावर फैक्टर जो होगा 0.7 लैग करेगा। और ये आपको 3 फेज के लिए मारना है और ये आपको सिंगल फेज के लिए लेके चलना है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट परफॉर्म सिंगल फेज एसी मोटर, सिंगल फेज एसी मोटर में कौन सा टेस्ट कर सकते हैं हम लोग, ऑल ऑफ द अबव होगा, सभी टेस्ट यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो वेरियस टाइप के कांस्टेंट टेस्ट होते हैं, जैसे कि ये जितने भी हैं ये सब टेस्टिंग हम लोग कर सकते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो है सेल्फ स्टार्टिंग बना सकते हैं, सेल्फ स्टार्टिंग मेड बाय सेल्फ स्टार्टिंग। सेल्फ स्टार्टिंग हम बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, एडिशनल वाइंडिंग ऑन स्टेटर इज कॉल्ड द एक्सिलरी वाइंडिंग। मेन वाइंडिंग तो होता है, एक साथ में हम एक्सिलरी वाइंडिंग यूज करेंगे तो हमारा यहाँ पे फील्ड जो होगा फेज स्प्लिटिंग होगा, जिसकी वजह से हमारा जो एंगल प्रोवाइड हो जाएगा और मोटर सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी। तो अगले यहाँ पे क्वेश्चन में देखो दिया गया है, 2 वाइंडिंग है प्रोवाइडेड किया गया है स्टेटर में सिंगल फेज वाले में। एक मेन वाइंडिंग होता है, दूसरा ऑक्सिलरी वाइंडिंग होता है। ये मान लो ये मेन वाइंडिंग है और ये आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है और यहाँ पे रोटर होता है। तो ये दोनों किस में है, यहाँ पे क्या है, यहाँ से करंट आएगी 2 भाग में डिवाइड होगी, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पैरेलल है ये। जो स्टेटर की जो वाइंडिंग होती है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, उसे हम स्प्लिट कर देते हैं 2 पार्ट में। 2 पार्ट में हमने यहाँ पे 2 पार्ट में क्यों स्प्लिट किया है, क्योंकि हमें यहाँ पे स्टार्टिंग टार्क क्या करना है, प्रोड्यूस कराना है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा सी, डेवलप स्टार्टिंग टार्क। क्योंकि यहाँ पे फेज स्प्लिटिंग जब तक नहीं मिलेगा तो हम यहाँ पे क्या कर पाएंगे यार, टार्क नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे ना, टार्क यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। E2 I2 और साइन होता है आपका, यहाँ पे हमें एंगल कुछ ना कुछ चाहिए ना इन दोनों के बीच का। और अगर 90 डिग्री एक्स मतलब अगर एंगल 90 डिग्री है तो मैक्सिमम टार्क मिल जाएगा, लेकिन 90 होता नहीं है, कैपेसिटर में भी लगभग 75 से 80% तक जाता है। तो डेवलप स्टार्टिंग टार्क के लिए हम ऐसा करते हैं, 2 पार्ट में फेज स्प्लिटिंग वाला जो काम करते हैं। ठीक है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो होता है 2 टाइप की वाइंडिंग होती है और ये आपके स्टेटर में ही प्लेस होता है। जो मेन वाइंडिंग होता है वो क्या बोलते हैं, बॉटम साइड होता है। बॉटम साइड मतलब थोड़ा स्टेटर में ही होता है लेकिन बॉटम साइड होता है। और ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो होता है वो टॉप साइड होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हो सकता है आगे मिले भी। जो फेज स्प्लिटिंग हो रहा है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, इसका मेनली रीज़न क्या है, तो ये जो है मतलब ये बोला कि फेज स्प्लिटिंग हम कैसे कर सकते हैं, तो मतलब किसी एक से कर सकते हो, या तो कैपेसिटर से कर सकते हो सीरीज में लगा के ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ, या ऑक्सिलरी वाइंडिंग विद हाई रिएक्टेंस के साथ भी कर सकते हो। ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ अगर लो RLC मैंने बताया था ना, RLC तीनों से फेज स्प्लिटिंग आप कर सकते हो। क्योंकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, इसलिए हम उसे सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए फेज स्प्लिटिंग जरूरी है, तो RLC किसी से भी कर सकते हैं हम लोग। In a split phase motor, the ratio of number of turn in auxiliary winding to the main winding। तो यहाँ पे देखो, जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है और जो मेन वाइंडिंग होती है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ टर्न होता है वो कम होता है और मेन वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ टर्न होता है वो ज़्यादा होता है। तो कम होने का मतलब 2 ले लो और ज़्यादा होने का मतलब 3 ले लो। इसका मान कितना आ जाएगा, 1 से ज़्यादा आएगा ना, तो ये क्या आएगा आपका 1 से ज़्यादा आएगा। तो सपोज दैट, यहाँ पे रुक जाओ यार, 1 से ज़्यादा नहीं आएगा यार, 1 से कम आएगा।
मैं भी थोड़ा ध्यान है, देखो 1 से कम हो जाएगा ना, तो वही चीज़ है। ऑक्सिलरी में जो नंबर ऑफ टर्न होता है वो आपका कम रखा जाता है, और मेन वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ टर्न होता है वो ज़्यादा रखा जाता है। इस वजह से जो इसका रेशियो होता है, इसका रेशियो यहाँ पे पूछा गया था, ऑक्सिलरी टू मेन वाइंडिंग का रेशियो क्या हो जाएगा, <1 हो जाएगा। वाई सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो है कट ऑफ कर देगा स्टार्टिंग वाइंडिंग को। जब हमारी मोटर 70 से 80% स्पीड पिकअप कर लेगा, तो ये हमारा इस जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है ये स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करने का काम करता है। बिकॉज क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस हाई होता है। हम इसे स्टार्टिंग पर्पज़ के लिए ही यूज़ करेंगे और रनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज रेजिस्टेंस हाई होता है। तो मे भी लॉसेस क्या हो सकते हैं, आपके लॉसेस भी हाई हो सकता है। स्प्लिट फेज मोटर में जो रनिंग वाइंडिंग होता है उसका रेजिस्टेंस लो नहीं, रनिंग वाइंडिंग स्प्लिट फेज मोटर रनिंग वाइंडिंग शुड हैव, अभी रुक जाओ जस्ट 1 सेकेंड, थोड़ा सा नीचे हम लोग चलते हैं। स्प्लिट फेज मोटर में जो रनिंग वाइंडिंग होता है या फिर मेन वाइंडिंग, ठीक है, रनिंग वाइंडिंग बोलो या फिर इसे मेन वाइंडिंग बोलो, तो इसका जो होता है आपका लो रेजिस्टेंस होता है और हाई इंडक्टेंस होता है। ये आपका मेन वाइंडिंग या फिर रनिंग वाइंडिंग है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रखते हैं, इंडक्टेंस रिएक्टेंस कम, और इसका एरिया कम, मतलब पतला बनाते हैं, पतला, और इसका रेजिस्टेंस जो है कम रखते हैं, इंडक्टेंस ज़्यादा होता है, एरिया जो होता है ज़्यादा होता है, और इसे मोटा बनाते हैं, ठीक है, मोटा बनाते हैं। और ऑक्सिलरी मेन वाइंडिंग का जो नंबर ऑफ टर्न होता है वो ज़्यादा होता है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग का जो नंबर ऑफ टर्न है कम होता है। तो यहाँ से लगभग ये सभी क्वेश्चन आपको उठा के पूछता है। तो रनिंग वाइंडिंग के लिए यहाँ पे पूछा गया था, मतलब मेन और रनिंग के लिए तो लो रेजिस्टेंस और हाई इंडक्टेंस होगा, और स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए पूछेगा तो लो रेजिस्टेंस और हाई इंडक्टेंस होगा। जस्ट 1 सेकेंड, रनिंग वाइंडिंग या मेन वाइंडिंग 276, यहाँ पे यार रनिंग वाइंडिंग, सॉरी यार देखो मैं उल्टा बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे उल्टा हो गया, थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। देखो मेन वाइंडिंग ये आपका लो रेजिस्टेंस होगा, थोड़ा सा मैं उल्टा लिख दिया हूँ यहाँ पे, और इंडक्टेंस हाई होगा, ठीक है, इंडक्टेंस हाई होगा, एरिया कम, मतलब ये एरिया ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और स्टार्टिंग जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है इसका रेजिस्टेंस हाई होगा, इंडक्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस हाई तो एरिया कम हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ टर्न में सही है, नंबर ऑफ टर्न जो होता है ऑक्सिलरी का कम होगा और मेन वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न सही होगा। तो इसको थोड़ा बना लेना ना, रनिंग वाइंडिंग या मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस लो होगा और इंडक्टेंस हाई होगा। अब ये कंफर्म है, ठीक है, थोड़ा सा उल्टा हो गया था, तो मे भी यार उल्टा तो हो ही सकता है ना, उसमें कोई इशू नहीं होगा। तो एग्ज़ाम में आप ये मत करिएगा ना, ये सब गलतियाँ हो जाती हैं। जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है इसको हम रोटर पे ऑपरेट करते हैं, कब, ये ऑपरेट तब होता है जब हमारी स्पीड जो है 70% से ऊपर चली जाए, तो हम स्विच को ओपन कर देते हैं, क्योंकि ऑक्सिलरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हाई होता है ना, और स्विच भी आपका ऑक्सिलरी वाइंडिंग के सीरीज में ही कनेक्ट होता है। जो टार्क स्पीड की जो कैरेक्टरिस्टिक है टू फेज इंडक्शन मोटर में, वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे मतलब डिपेंड करती है, तो ये आपका x/r रेशियो पे डिपेंड करती है ना, टार्क स्पीड, क्योंकि इसी पे तो हम क्या करते हैं ना कि स्लिप नहीं आएगा, मतलब r² प्लस x इंटू, हमने क्या बोला था कि अगर रोटर की स्पीड मान लो सिंक्रोनस है तो ये वाली वैल्यू कम हो जा रही थी, तो हम इसको नेगलेक्ट करके इसको ले रहे थे, तभी तो हम एक टाइम में हमारा टार्क स्लिप के बराबर आ रहा था, एक टाइम में टार्क जो है इन्वर्सली स्लिप के बराबर आ रहा था ना। टार्क स्लिप आपका यहाँ जो कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट किया जा रहा था वही है, एक्स और आर दोनों का हमें यहाँ पे करना होता है, और मैक्सिमम टार्क को भी शो कराने के लिए दोनों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इसलिए मेनली लार्जली मतलब डिपेंड करता है आपका इस वाले रेशियो पे। आगे देखो दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्प्लिट फेज मोटर इज करेक्ट। स्प्लिट फेज मोटर के बारे में कौन से यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट है, तो देखो ऑल ऑफ द एबव है, इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव है। और इस टाइप को जब भी मैंने बोला है कि जब भी क्वेश्चन ऑल ऑफ द एबव हो, उसको आपको वन लीनियर क्वेश्चन के फॉर्म में लेके चलना है, ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ द एबव है रटा फिर आगे चला, नहीं, ये एक एक लाइन को आपको पढ़ना है ना, ये एक एक लाइन जब आप पढ़ोगे तो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट आप ही को होगा।
तो कभी भी ऐसा गलती मत करिएगा। ऑल ऑफ द एबव में मैं नहीं बताता हूँ, इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि आप इन सभी ऑप्शन को पढ़ोगे ना तो वो समझो कि यहाँ पे 1 2 3, यहाँ से समझो 3 क्वेश्चन बन गए आपके, ठीक है। 3 यहाँ पे मतलब वन लीनियर के फॉर्म में 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको ये ऑल ऑफ द एबव वाले कॉन्सेप्ट में आपको खुद पढ़ना है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। बार बार ये चीज़ मैं बोलता रहता हूँ कि ऑल ऑफ द एबव को आप खुद ट्राई करो अपने से, मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी होती हैं ऑल ऑफ द एबव में। तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन में है कि जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होता है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का, अगर हमें यहाँ पे रिवर्स करना है तो सप्लाई ऑफ द, तो यहाँ पे देखो या तो मेन वाइंडिंग का चेंज कर लो या फिर ऑक्सिलरी वाइंडिंग का चेंज कर लो, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है सिंगल फेज का वो चेंज हो जाएगी। लेकिन सप्लाई वोल्टेज को चेंज करोगे तो नहीं होगा। एक चीज़ ध्यान देना ना, ऑक्सिलरी और मेन वाइंडिंग को चेंज करना होगा किसी एक को, दोनों को भी एक साथ करोगे तब भी नहीं चेंज होगा। तो किसी एक को एक पर्टिकुलर टाइम में किसी एक को एक ही को चेंज करना, तभी डायरेक्शन जो होगा वो चेंज होगा। स्टार्टिंग जो टार्क होता है अगर हमें ऑब्टेन करना है इन द केस ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आइडेंटिकल मेन एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू द, ये होता है आपका कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होता है, आपका ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होता है और मेन वाइंडिंग आपका ऐसे कनेक्टेड होता है, यह आपका रोटर होता है। यहाँ पे सिंगल फेज की सप्लाई दिया जाता है। वही है स्टार्टिंग, अगर मान लो हमें टार्क को प्राप्त करना है, ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना सिंगल फेज मोटर में, तो मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ हम क्या करेंगे, एक कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। द कैपेसिटर इन ए कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन एसी मोटर कनेक्टेड इन सीरीज, तो कैपेसिटर वही क्वेश्चन है, फिर से आपका रिपीटेड है। स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ ही तो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट करेंगे ना, बस वही चीज़ें उठा के दोनों एक ही क्वेश्चन है। द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो होगा सिंगल फेज कैपेसिटर मोटर का, अगर हमें यहाँ पे रिवर्स करना है तो कैसे करेंगे, तो देखो मैंने बताया भी था अभी, तो ये हम करेंगे भाई ऑक्सिलरी, जस्ट 1 सेकेंड, इंटरचेंज टर्मिनल ऑफ ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ठीक है। इंटरचेंज एसी सप्लाई कैपेसिटर और बाथ वाइंडिंग, यहाँ पे दोनों वाइंडिंग को चेंज करोगे तो नहीं होगी, ठीक है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग को ज़्यादा तो हम चेंज करते हैं क्योंकि सबसे ऊपर यही वाइंडिंग रखी होती है ना। इंटरचेंज ऑफ टर्मिनल ऑफ ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ये सबसे टॉप पे ही रखा होता है। इन ए सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, तो इसका अगर चेंज कर सकते हो भाई, मेन वाइंडिंग टर्मिनल को भी बदल के कर सकते हो, और यहाँ पे बाकी जो है बाकी किसी से और नहीं कर सकते हो। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो ड्राइविंग फैन है लोड द रीजन फॉर हाई रेजिस्टेंस रोटर इज अचीव टू, तो यहाँ पे देखो हाई रेजिस्टेंस ऐड करने का मतलब वही है यार, टार्क बढ़ाने का मतलब होता है ना। तो यहाँ पे क्या है आपका, ये हो जाएगा आपका क्विक एक्सीलरेशन, मीन जल्दी से टार्क मिलेगा तो जल्दी से एक्सीलरेट होगा ना, तो इसलिए हाई रेजिस्टेंस सिंगल फेज वाले में भी आप यूज कर सकते हो। क्विक एक्सीलरेट का मतलब वही आपका टार्क अच्छे मिल जाएगा। जो कैपेसिटर यूज़ करते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, ये क्या करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो हम ये स्टार्टिंग ऑफ द मोटर यानी फेज स्प्लिटिंग प्रोवाइड करता है लगभग मतलब वही 75-70 से 75-80 के बीच यहाँ पे फेज स्प्लिटिंग प्रोवाइड करता है, जिससे जो हमारा मोटर है वो सेल्फ स्टार्ट होता है। क्योंकि सिंगल फेज सेल्फ स्टार्ट तो होता नहीं है, तो फेज स्प्लिटिंग करना पड़ेगा, कैपेसिटर सबसे बेस्ट होता है। फॉर ए सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड, कौन यहाँ पे वैलिड है, तो बी वाले ऑप्शन को देख सकते हो। जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, अगर इसे रिवर्स करना है तो मेन वाइंडिंग को रिवर्स कर लो, और बाकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज नहीं कर सकते हैं। और ये दिया है कि सप्लाई टर्मिनल को चेंज करने से हो जाएगा, ये भी गलत है। मेन और ऑक्सिलरी को ही सिर्फ बदल के चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका वैलिड है। वैलिड का मतलब यहाँ पे सही के बारे में पूछा गया कि सही कौन सा है, तो बी वाला सही होगा। कैपेसिटर यूज़ किया जा रहा है इतने आरपीएम पर है, 50 हर्ट्ज कैपेसिटर स्टार्ट मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप का कैपेसिटर यूज़ करना है, कौन सा यूज़ करेंगे, तो लगभग 300 के आसपास माइक्रोफैराड का कैपेसिटर यूज़ किया जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक में। तो यहाँ पे 350 दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एग्जैक्ट याद रखना है 300 होता है आपका। एक कैपेसिटर सिलेक्टेड फॉर द कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर शुड हैव टू बी
ये हो जाएगा आपका पीक वोल्टेज। क्योंकि हम पीक पे डिज़ाइन इसलिए करते हैं कि मान लो कल को आरएमएस या एवरेज पे और मान लो एनी टाइम वो कभी पीक पे आए तो वो डैमेज ना हो, इसके लिए हम उसे पीक पे डिज़ाइन करते हैं। द कैपेसिटर इम्प्लाई इन द कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर नो, ये हो जाएगा आपका पोलरिटी मार्किंग। पोलरिटी मार्किंग नहीं होता है भाई, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक नो पोलरिटी मार्किंग मतलब हम यहाँ पे जो कैपेसिटर यूज़ करते हैं ना कैपेसिटर स्टार इंडक्शन मोटर में, उसमें कोई पोलरिटी रिक्वायर्ड नहीं होता है ना, कैसे भी कनेक्ट कर दो। लेकिन वहाँ दिक्कत होगा ना, मान लो पोलरिटी होगी तो फिर दिक्कत होगा, पता ही नहीं चल पाएगा कि मेन वाइंडिंग कौन सा है और ऑक्सिलरी वाइंडिंग कौन सा है, इसलिए नो पोलरिटी मार्किंग होता है। मतलब आदमी जाके वहाँ पे कनेक्ट कर सकता है इजी वे में, किसी टेंशन नहीं रहेगा कि हाँ हमने गलत कनेक्ट किया है। द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर इज डिटरमाइंड बाय, यानी जो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में जो वैल्यू होती है कैपेसिटर की, अगर उसे हमें डिसाइड करना है तो हम स्टार्टिंग टार्क के अकॉर्डिंग बता पाएंगे। अगर टार्क ज़्यादा चाहिए तो कैपेसिटेंस वैल्यू को बढ़ा दो, एंगल बढ़ जाएगा, ठीक है, जितना एंगल उतना ज़्यादा टार्क। The phase split in capacitor start induction motor can be adjusted to approximately by 90 डिग्री। ये हम करते हैं सिलेक्टेड कैपेसिटर, ठीक है। करेक्ट वैल्यू चाहिए यहाँ पे, मतलब ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ जो भी आप कैपेसिटर यूज़ करोगे ना, करेक्ट वैल्यू मतलब हाई कैपेसिटेंस वैल्यू, ठीक है। हमें मतलब जितना टार्क चाहिए उतनी अकॉर्डिंग पे यहाँ पे हमें कैपेसिटेंस वैल्यू को सिलेक्ट करना पड़ेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर स्टार्ट स्प्लिट फेज मोटर हैव द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट वैल्यू कैपेसिटेंस कहाँ पे यूज़ होगा। ये देखो 3/4 हॉर्स पावर की रेटिंग है और ये आपकी स्पीड है। तो यहाँ पे जब स्पीड कम होगी तो ऑब्वियसली बात है कि लो मोटर की स्पीड मतलब लो साइज़ की मोटर या फिर लो कास्ट की मोटर की स्पीड काफ़ी लो होती है ना, तो उसमें क्या होता है हमें फेज स्प्लिटिंग क्या होगा, फेज स्प्लिटिंग मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे एक ये बोल सकते हो कि यार 3/4 हॉर्स पावर का बहुत ही कम, तो यहाँ पे जो मशीन की रेटिंग है 3/4 मतलब बहुत ही कम टार्क हो जाएगा। इसी को मेंटेन करने के लिए लार्जेस्ट वैल्यू कैपेसिटेंस रिक्वायर होती है। तो यहाँ पे हॉर्स पावर की रेटिंग से मतलब है, ठीक है, रेटिंग से ही बता सकते हो कि आप कैपेसिटेंस कहाँ पे यूज़ करना है हमें। जो कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, तो ये हार्ड टू स्टार्ट द लोड। कैपेसिटर स्टार्ट का मतलब यानी हाई टार्क, जहाँ पे भी कैपेसिटर स्टार्ट का मतलब जहाँ पे कैपेसिटर स्टार्ट की बात करेगा तो टार्क को याद रखना है, और जहाँ पे कैपेसिटर रन की बात करेगा वहाँ पे आपको पावर फैक्टर यहाँ पे ध्यान देना है। द कैपेसिटर स्टार्ट मोटर लाइक रेजिस्टेंट स्टार्ट मोटर हैज़ द ऑक्सिलरी वाइंडिंग को अगर डिस्कनेक्ट करते हैं बाई मीन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल स्विच मोटर पिकअप। ये बोल रहा है कि अगर हम मतलब कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होता है उसको हम डिस्कनेक्ट कर देंगे, अगर हमारी मोटर की स्पीड पिकअप करती है 70 से 80%। क्यों हम डिस्कनेक्ट करते हैं, तो रीज़न यही है भाई, ठीक है। नहीं डिस्कनेक्ट करेंगे तो फिर उसकी लॉसेज बढ़ जाएंगे ना, क्योंकि क्या बोलते हैं उसका जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है। और यहाँ पे बाकी और दोनों देख लीजिएगा ना, दोनों ए और बी मतलब दोनों सही है। ये नेसेसरी क्यों होता है, मेनली आपका वही है कि लॉसेस बढ़ने की वजह से मेन आपको डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे अगला देखो दिया है इन कंपैरिजन टू रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर कैपेसिटेंस स्टार्ट मोटर। मीन्स अगर ये बोल रहा है कि अगर हम कंपैरिजन करते हैं रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर से, अगर यहाँ पे हम किसका रेजिस्टेंस से कंपेयर करना है और बेनिफिट बताना आपका कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का, तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का बहुत सारे बेनिफिट है। हाई स्टार्टिंग टार्क मिलता है, हाई रनिंग टार्क है, लो स्टार्टिंग करंट सब है, ठीक है। ऑल ऑफ द एबव है, तो ऑल ऑफ द एबव वाले ऑप्शन को मैंने बताया हुआ है कि आप खुद पढ़िएगा, आपको ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा आपको अपने पढ़ने के हिसाब से, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे देखो अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर स्विच ऑन टू द सप्लाई कैपेसिटर। देखो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है और कैपेसिटर को रिप्लेस करना है इंडक्टर से ऑफ इक्विवेलेंट द मोटर विल बी। तो यहाँ पे क्या है यार कि बहुत ही ज़्यादा कम एंगल हो जाएगा ना, उससे अगर रिप्लेस करोगे तो मेरी अकॉर्डिंग यहाँ पे जो होगा वो आपका रन नहीं करेगा। रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस से फेज स्प्लिटिंग करोगे तो रन कर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इंडक्टर से करते हो तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लैगिंग हो जाएगा, ठीक है। इंडक्टर में काफ़ी ज़्यादा लैगिंग फेज जो फेज़ है वो आपका मिल ही नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि मेन वाइंडिंग तो लैग करता ही है और आपका
मेन वाइंडिंग तो ऑलरेडी लैग करता है, और स्टार्टिंग वाले में ही जब आपको फेज स्प्लिटिंग करोगे तो वो भी लैग करेगा ना, तो उनके बीच बहुत ही ज़्यादा एंगल ही नहीं मिल पाएगा उतना, तो वो स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। तो ये सबसे बड़ा मतलब स्टार्ट नहीं होगा। चलो आगे यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन है, इफ द कैपेसिटर ऑफ ए कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर इज शॉर्ट सर्किट। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, यार अगर कैपेसिटर ही जल जाएगा तो फेज स्प्लिटिंग करेगा कौन? कोई नहीं करेगा, नॉट स्टार्ट, रन ही नहीं करेगा। इफ द कैपेसिटर ऑफ ए कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर फेल हो जाए अगर ओपन विन द पिकअप, मतलब ये बोल रहा है कि अगर हमारा स्पीड 70 से 80% पिकअप हो जाता है और सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन नहीं होता है तो क्या होगा? तो सिंपल बात है कि आपका कैपेसिटर भी जलेगा और ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी जलेगी। इसका दोनों ऑप्शन है, हो सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन एक ही दिया होगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे दोनों ऑप्शन है ना, और बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, ये मत सोचेगा कि नॉर्मल में, क्योंकि जब देखो स्विच नहीं ओपन होगा तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ ही तो कनेक्ट होगा ना कैपेसिटर भी। फेज स्प्लिट इन दोनों का काम क्या है कि जब मोटर 70 से 75% स्पीड पिकअप कर ले, स्टार्ट हो जाते हैं, इन दोनों को डिस्कनेक्ट हो जाना चाहिए ना, और मेन डिस्कनेक्ट तो स्विच को होना चाहिए ना। स्विच खत्म होगा तो ये इन दोनों के बीच का जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ जो सीरीज में कैपेसिटर होता है ये खत्म हो जाएगा ना। तो जब स्विच ही नहीं ऑपरेट होगा तो इन दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों डैमेज होंगे। तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी डैमेज होगा और आपका कैपेसिटर भी क्या होगा? डैमेज होगा। तो यहाँ पे जो है इसका बी और सी दोनों ऑप्शन सही है। हो सकता है आंसर क्या दिया है मुझे तो नहीं पता, लेकिन बी सी होगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। आंसर देख लीजिएगा। यहाँ पे जो है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर प्रोवाइडेड विथ कैपेसिटर एंड सेंट्रीफ्यूगल स्विच सीरीज विथ ऑक्सिलरी वाइंडिंग, switch is accepted to operate the इतना speed due to manufacturing fail to operate the torque speed characteristic represented by the centrifugal। देखो सेंट्रीफ्यूगल स्विच अगर यूज़ किया जाता है, लोड इज द, ये आपका सी वाला है, वही टार्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक को लेकर रिप्रेजेंट किया गया। तो जो आप सिंगल फेज में आप देखते थे कि सिंगल फेज नहीं यार, 3 फेज के लिए जो टार्क और स्पीड की कैरेक्टरिस्टिक थी सेम वैसा ही होना चाहिए, यहाँ पे भी ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ है आपका, जो स्पीड टार्क स्पीड वही थी वही आपका है, ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं होगा। टार्क बस यहाँ पे कम मिलेगा और क्या, यही होगा। तो सारा चीज़ वही यूज़ करेगा। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर इज बेसिकली, ये होता है आपका 2 फेज, क्योंकि 2 फेज स्प्लिटिंग कर देता है ना। कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन, स्टार्ट का मतलब ये टार्क को रिक्वायर्ड करेगा और रन का मतलब ये पावर फैक्टर को रिक्वायर्ड करेगा। तो ये बेसिकली 2 फेज कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर इज बेसिकली। तो ये जो है 2 फेज आप बोल सकते हो, एसी सीरीज सिनोल, ठीक है। 2 फेज मतलब 2 फेज मोटर, 2 फेज मोटर मतलब वही है, सिंगल फेज मोटर को 2 फेज में कन्वर्ट करते हैं और कैपेसिटर लगा के, वही बोला है कि 2 फेज। इन कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, ये जो होगा ए और बी सही है। एक हम ऑयल इम्प्रीगेटेड पेपर कैपेसिटर यूज़ करते हैं जिसकी रेटिंग काफ़ी कम होती है और सीरीज़ में ही कनेक्टेड होता है आपका, ठीक है। और एक लार्ज वैल्यू का इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है जो आपका ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है। जो इम्प्रीगेटेड पेपर है वो कम मतलब जो ऑयल इम्प्रीगेटेड पेपर जो होता है स्मॉल वैल्यू का मतलब कैपेसिटर होता है, वो सीरीज में कनेक्टेड करते हैं किसके? मेन वाइंडिंग के साथ है, क्योंकि मेन वाइंडिंग ऑलरेडी ऑल टाइम रनिंग कंडीशन में होता है। और लार्ज वैल्यू का जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है वो हम कनेक्ट करते हैं सीरीज में ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ। तो इसका कनेक्शन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ए और बी दोनों सही है। यहाँ पे देखो इन दिया गया है, इन ए कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। इन ए कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज स्टार्टिंग वाइंडिंग और दैट द कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन द मेन या रनिंग वाइंडिंग, कितने वैल्यू का यहाँ पे यूज़ करेंगे? तो देखो 3 टाइम्स जो होगा 3 टाइम्स का यहाँ पे डिफरेंट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब ये बोल रहा है ना कि जो इम्प्रीगेटेड आप यूज़ कर रहे हो ना उसकी रेटिंग क्या होती है? कम होती है, और जो इलेक्ट्रोलाइटिक यूज़ करते हो ज़्यादा हो, मतलब 3 टाइम्स यहाँ पे आपका रेशियो। 3 टाइम का मतलब अगर इलेक्ट्रोलाइटिक्स का नॉर्मली 300 लेके चलते हैं तो इसका कितना हो जाएगा मेरे हिसाब से? 3 टाइम वही 100 हो जाता है, 100 के अप्रॉक्स लेके चलते हैं। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, 3 टाइम्स ये आपका रेटिंग्स है। ये 404 वाला तो छोड़ ही दो, क्योंकि कोई मतलब नहीं होगा, ये क्वेश्चन आएगा भी नहीं।
कैपेसिटेंस की वैल्यू काफ़ी लंबा जाएगा, वो कोई मतलब नहीं होगा। आगे जो है यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि इन ए कैपेसिटर स्टार्ट और रन सिंगल पे इंडक्शन मोटर, स्टार्टिंग कैपेसिटर C1 और परमानेंट कैपेसिटर C2 इज अंडर। मतलब सिंपल क्वेश्चन है यार, ये भी आपका वही रिपीटेड है। मतलब C1 जो होगा वो परमानेंट कैपेसिटर, और नहीं स्टार्टिंग कैपेसिटर जो होगा वो C1 होगा। तो स्टार्टिंग में हम किसको यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक को यूज़ करेंगे, जो आपके ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ सीरीज में जुड़ा होगा। और जो आपका परमानेंट जो कैपेसिटर होगा वो पेपर टाइप का कैपेसिटर होता है, ठीक है, जो मेन वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, कुछ यहीं पे कैपेसिटर को दिखा देते हैं और इसी से कनेक्शन यहाँ मेन वाइंडिंग से बना रहता है। यहाँ पे तो जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाते हैं तो ये पूरा ओपन हो जाता है और ये कैपेसिटर इसके साथ बना रहता है मेन वाइंडिंग के साथ। तो स्टार्टिंग के लिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक यूज़ करते हैं और रनिंग के लिए पेपर टाइप यूज़ करते हैं ना। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस हैं इस टाइप के क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन सिंगल पे इंडक्शन मोटर इज करेक्ट। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर को लेके यहाँ पे कौन सा कंडीशन है सही है, ये वाला कंडीशन सही है। बाद द कैपेसिटर आर सर्किट ड्यूरिंग द स्टार्टिंग एंड वन द देम सर्कुलेटिंग ड्यूरिंग, मतलब वही है कि इसके कहने का मतलब ये है कि जो कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन, मतलब ये बोला कि स्टार्टिंग में भी यूज़ हो रहा है और रनिंग में भी, तो वही है आपका स्टार्टिंग में भी यूज़ हो रहा है और रनिंग में जो कैपेसिटर है, मतलब बात दोनों कंडीशन में आपका कैपेसिटर यूज़ हो रहा है। तो कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन कहने का मतलब ये आपका दोनों में स्टार्ट हो रहा है, इसी लैंग्वेज को ये बोला है। एज कम्पेयर टू द कैपेसिटर स्टार्ट मोटर टू कैपेसिटर टाइप ऑफ, दो कैपेसिटर यहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग, ऑल ऑफ द अबव, बेटर पावर फैक्टर मिलेगा, बेटर एफिशिएंसी। दो कैपेसिटर की यूज़ करते हैं भाई, कंपेयर टू द कैपेसिटर स्टार्ट टू कैपेसिटर टाइप ऑफ। दो कैपेसिटर यहाँ पे यूज़ करने का जितना भी एडवांटेज है ऑल ऑफ द अबव है, देख लीजिएगा इसको। टू कैपेसिटर टाइप इंडक्शन मोटर मेन ड्रॉबैक, दो कैपेसिटर यूज़ करने पे मेन कमी क्या आएगी, तो सबसे बड़ा वही पैसे की कमी आएगी और क्या। दो कैपेसिटर टाइप सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज जनरली कपल विथ एयर कंडीशन इन कंप्रेसर इज ड्यू टू, तो यहाँ पे देखो क्विक इन ऑपरेशन और हाई स्टार्टिंग रनिंग टार्क। नहीं यार, रुक जाओ, यहाँ पे 409 है तो थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि टू कैपेसिटर टाइप सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज जनरली कपल विथ एयर कंडीशन कंप्रेसर बिकॉज इट ऑफ, तो ये हो जाएगा आपका एक तो इनको क्यूट ऑपरेशन कराना है, ठीक है। टू कैपेसिटर है तो आपका मतलब परमानेंट ऑपरेट होना है, लो स्टार्टिंग एज वेल रनिंग करेंट, एयर कंडीशनर इज कंप्रेसर जनरली कैपेसिटर, तो ये आपका बी और डी है, ठीक है। लो स्टार्टिंग एज वेल रनिंग करेंट दोनों हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो अगले क्वेश्चन में दिया गया है, इन ए सीलिंग फैन एम्प्लॉय द परमानेंट कैपेसिटर इज मोटर, तो सीलिंग फैन में हम यूज़ करते हैं बाय सेकेंडरी वाइंडिंग सराउंड बाय द प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। जो आपका परमानेंट कैपेसिटर ही होता है सीलिंग फैन में, ये आपका जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है प्राइमरी वाइंडिंग के मतलब प्राइमरी वाइंडिंग का मतलब क्या है आपका मेन वाइंडिंग, और जो ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग है ये आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग है, तो ये ऊपर ही रहता है, मैंने बताया भी था, ये टॉप पे होता है और ये बॉटम पे होता है, तो कुछ इसी टाइप का होता है, ठीक है। इन कंपेरिजन अगर करना हो रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर द परमानेंट कैपेसिटर इज टू बी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। अगर हमें कंपेरिजन करना है रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर को परमानेंट कैपेसिटर से, तो आप ये पूरा का पूरा लाइन पढ़ लीजिएगा, पूरा का पूरा क्या है यहाँ पे आपका एडवांटेज है, ठीक है। तो इस चीज़ को देख लीजिएगा। देखो 12 वाले में भी क्या है, कंपेरिजन करना है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का, परमानेंट कैपेसिटर मोटर है। परमानेंट वाले में क्या क्या होता है, तो परमानेंट देखो यहाँ पे जो है कंपेरिजन करना है कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर परमानेंट कैपेसिटर है, तो यहाँ पे जो है डी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा, तो उससे इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इसका ऑल ऑफ द एबव होगा और इसका भी जो होगा ऑल ऑफ द एबव होगा, तो ऑल ऑफ द एबव वाले में जो है आपको खुद अपने से पढ़िएगा, मैं बार बार बोलता हूँ इस चीज़ को कि आपको ही बेनिफिट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द परमानेंट कैपेसिटर मोटर इज फॉल्स, परमानेंट कैपेसिटर मोटर को लेके कौन से यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है, तो ये आपका बी वाला गलत है। परमानेंट में क्या है, डज नॉट स्टार्टिंग वाइंडिंग एंड स्क्वायरल केज वाइंडिंग,
यहाँ पे परमानेंट वाले में क्या होता है, परमानेंट कैपेसिटर में सिंगल फेज इंडक्शन में सिमिलर कंडक्शन होता है आपका। कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन वाला जो मोटर कंडीशन होता है सिमिलर होता है ना, कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता है, कोई ऑक्सिलरी वाइंडिंग की रिक्वायरमेंट मतलब होती नहीं है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग को डिजाइन हम लोग कर देते हैं कंटिन्यूअस रेटिंग के लिए। वही दिया इट नॉट द स्टार्टिंग वाइंडिंग एंड स्क्वायरल केज रोटर। परमानेंट कैपेसिटर को लेके यहाँ पे गलत पूछा गया तो ये गलत है। और बाकी ये ऊपर के वाले जितने स्टेटमेंट है, कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग को ही कंटिन्यूअस में डिजाइन कर देते हैं, मोर सेंसिटिविटी होता है आपका वोल्टेज वेरिएशन पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये बोला इट डज नॉट स्टार्टिंग टार्क होता है, लेकिन वो कंटिन्यूअस रेटिंग के लिए यहाँ पे किया जाता है ना, तो ये गलत है। ये वाला देखो कहाँ गया आपका, ऑक्सिलरी वाइंडिंग को डिजाइन करते हैं कंटिन्यूअस रेटिंग के लिए, ये वाला सही है। जो कैपेसिटर स्टार्ट और जो कैपेसिटर रन मोटर है, इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, तो इसका यूज जो है कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर का यूज हम करते हैं रेफ्रिजरेटर के लिए, ठीक है, रेफ्रिजरेटर के लिए यूज करते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि इन ए शेडेड पोल मोटर द फेज स्प्लिटिंग अगर प्राप्त करना है, प्लेस ए शेडिंग कॉइल एंड द स्लॉट कट अराउंड इज टू बी सिमिलर ऑन पार्ट ऑफ द पोल। यही पोल होता है यार, यहीं पे शेडिंग कॉइल लगाते हैं ना, इसी की वजह से रोटेटिंग फील्ड सेटअप होता है, ठीक है। तो स्मॉलर पार्ट ऑफ द पोल के बहुत ही छोटे भाग में लगाया जाता है। ये जो शेडेड पोल मोटर होता है, रोटेटिंग फील्ड कैसे डेवलप होता है ये तो सबको पता ही होगा यार, शेडिंग कॉइल के कारण होता है, यही जो होता है शेडिंग कॉइल। शेडेड पोल मोटर प्रोवाइडेड करता है लेमिनेटेड साइलेंट पोल एंड स्क्वायरल केज टाइप। रोटर जो है स्क्वायरल केज का होता है और जो साइलेंट पोल होता है उसे लेमिनेटेड कर देते हैं ना। शेडेड पोल मोटर जो होता है, शेडिंग कॉइल का यूज हम कहाँ पे करते हैं, तो इसका यूज जो है हम प्रोवाइड द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। शेडिंग कॉइल का मेन वही है कि रोटेटिंग फील्ड को प्रोड्यूस करना होता है, तो क्योंकि सिंगल फेज मोटर स्टार्ट तो होता नहीं है सेल्फ, उसी को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम लोग करते हैं। शेडेड पोल इंडक्शन मोटर जो होता है, रोटर रन फ्रॉम द, रोटर रन कहाँ से करता है, तो ये जो है अनशेडेड पोर्शन टू शेडेड पोर्शन व्हाइल द फ्लक्स इन फॉर्मर लीड टू इन द लेटर। देखो जब क्या होता है, जब फ्लक्स आती है तो यहाँ पे क्या होता है कि ये शेडिंग कॉइल होने के कारण इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, इसमें करंट फ्लो होती है, इसका कुछ ना कुछ फ्लक्स होता है। तो जो मेन लाइन ऑफ फ्लक्स आ रही है वो इस वाले शेडिंग कॉइल से होकर बहुत ही कम गुजरती है ना। लेकिन जैसे जैसे फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज बढ़ता है तो उस हिसाब से इसका पोजीशन बढ़ता है। लेकिन जब फ्लक्स कम होता है ना तो ये जो लेंज लॉ हमेशा बढ़ने वाले को अपोज करेगा और घटने वाले दोनों कंडीशन में अपोज करेगा। तो जब यहाँ पे जब आप फ्लक्स कम कर दोगे तो यहाँ पे फ्लक्स कम होने लगेगा, तो ये क्या करेगा, लेंज लॉ अपोज करेगा, बोलेगा कि नहीं अब मुझे घटना नहीं है, तो ये जितने भी फ्लक्स हैं वो इधर आके शिफ्ट हो जाएंगे। तो वही होता है अनशेडेड पोर्शन। ये जो होता है वो अनशेडेड पोर्शन होता है और ये होता है आपका शेडेड पोर्शन। तो अनशेडेड टू शेडेड हमारा जो फ्लक्स होता है वो शिफ्ट हो जाता है, मतलब लीडिंग टाइप का होता है, बस यही है। आगे यहाँ पे देखो कंसीडर करना है, कुछ स्टेटमेंट दिए हैं फ्रैक्शनल हॉर्स और शेडेड पोल मोटर को लेके कौन कौन स्टेटमेंट यहाँ पे जो है आपका करेक्ट है। तो पहला, तीसरा और चौथा जो स्टेटमेंट सही है। पावर फैक्टर इसका बहुत ही बेकार होता है और स्टार्टिंग हार्मफुल होता है। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो होता है वो शेडेड टू अनशेडेड, तो आप देख लीजिएगा ना शेडेड पोल मोटर के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्यूचर फॉर शेडेड पोल मोटर, यहाँ पे भी करेक्ट कोड बताना है आपको। तो ये भी जो होगा आपका पहला ही यहाँ पे सही है, पहला और चौथा। शेडेड पोल मोटर जो है साइलेंट पोल का और स्टेटर यूज करते हैं और रोटर जो होता है वो स्क्वायरल केज का यूज करते हैं। शेडेड पोल इंडक्शन मोटर में जो लॉक्ड रोटर करंट होती है वो कितना होता है, तो ये होता है स्लाइटली मोर। लॉक्ड होगा तो यार करंट तो ज़्यादा ही हमें इंड्यूस होगा ना, जब रोटर लॉक्ड होगा तो ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस होगा, मीन्स रिलेटिव स्पीड ज़्यादा होगी, फ्लक्स ज़्यादा इंड्यूस, करंट ज़्यादा होगा, फुल लोड टॉर्क का क्या होगा, स्लाइटली मोर देन हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ शेडेड पोल इंडक्शन मोटर इज मेनली टू, ये होता है कैन नॉट बी रिवर्स। देखो शेडेड पोल मोटर का डायरेक्शन हम चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज वहाँ पे जो शेडिंग कॉइल है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो यही है कैन नॉट बी रिवर्स अनलेस देयर द प्रोविडेंस शिफ्ट फॉर हाफ वन ऑफ द अदर, ठीक है। कुल मिला के देखो यहाँ पे क्या है ना कि जो है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो आपका जो डिपेंड करता है वो शेडिंग कॉइल पे होता है। तो यार बार बार हम लोग कंस्ट्रक्शन में शेडिंग कॉइल थोड़ी ना बदल सकते हैं, ये फैसिलिटी नहीं है ना, तो बहुत कम चांसेस होता है। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन शेडिंग कॉइल को बदलने पे ही है, तो ये इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पॉसिबल नहीं है बदलना, ठीक है। जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कैन बी कंट्रोल बाय, स्पीड को अगर कंट्रोल करना है तो हम यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज और यहाँ पे नंबर ऑफ पोल को बदल के
स्पीड को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, स्पीड जो होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कंट्रोल करना है नॉर्मली, तो आप स्टेटर वोल्टेज की सप्लाई को मेंटेन कर लो, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा लो, टैप टाइप का रिएक्टेंस यूज कर सकते हो, इस सबसे स्पीड को आप क्या कर सकते हो, मतलब कंट्रोल कर सकते हो। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो वाटेज रेटिंग होता है सीलिंग फैन का वो कितना होगा, तो भाई ये आपको 50 से लेकर 150 याद रखना होगा। द टाइप ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हैविंग द हाईएस्ट पावर फैक्टर किसका होगा फुल लोड पे, तो ये होगा कैपेसिटर रन टाइप का होगा ना। कैपेसिटर स्टार्ट का कभी भी टार्क जो होता है वो हाई होता है और रन वाले का जो पावर फैक्टर होता है वो ज़्यादा होता है आपका। इन वेरियस टाइप स्प्लिट फेज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर द स्टार्टिंग टाइप प्रोड्यूस द फॉलोइंग डिसेंडिंग आर्डर, मतलब घटते आर्डर में बताना है कौन क्या होता है, ये आप रट लीजिएगा ना। कैप स्प्लिट है, रेजिस्टेंस स्प्लिट, फिर सेट है, यानी सबसे ज़्यादा टार्क होगा कैपेसिटर स्प्लिट का, सेकंड पे होगा रेजिस्टेंस का और तीसरे पे होगा आपका सेटेड का। तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है, इसमें बहुत मतलब वो नहीं है। कंसीडर द फॉलोइंग टाइप ऑफ ए सिंगल फेज मोटर, देखो यहाँ पे थोड़ा आवाज़ आ रही होगी तो उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा ना, हेडफोन लगा लीजिएगा, थोड़ा सा साइड में काम हो रहा है। तो कंसीडर द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर, करेक्ट जो सीक्वेंस होगा असेंडिंग ऑर्डर टू मैग्नीट्यूड ऑफ स्टार्टिंग टार्क, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा ना, 4 3 2 1, मतलब ऐसे ऐसे आपको असेंडिंग ऑर्डर में बताना है। तो सेटेड फुल मोटर का सबसे कम टार्क होगा, परमानेंट का उससे ज़्यादा, कैपेसिटर स्टार्ट और रन का उससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा होगा आपका कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन का। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आप देख लीजिएगा। देखो वही है, फिर से कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट सिंगल फेज को लेके यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है क्या, प्राइस कॉस्ट को लेके। तो ये सब तो आप खुद कर लोगे यार, देखो चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, ठीक है, ये प्राइस को लेके बताया। तो चौथा में क्या होगा कि सेटेड पुल बहुत ही कम खर्चे का होता है, फिर उसके बाद परमानेंट में पैसा ज़्यादा लगता है, उसके बाद कैपेसिटर में ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इसमें लगता है क्योंकि 2 कैपेसिटर हमें चाहिए स्टार्ट और रन, 2 कैपेसिटर चाहिए, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा पैसा लगता है। इन हैंड टूल्स एप्लीकेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंगल फेज मोटर इज यूज टू बी, हम इसका यूज़ करते हैं एसी सीरीज मोटर के लिए। हाई स्टार्टिंग टार्क चाहिए और हाई स्पीड चाहिए तो हम एसी सीरीज मोटर का यूज़ करेंगे टूल्स एप्लीकेशन के लिए, ठीक है, एसी सीरीज मोटर। तो यह इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो देखो ये 431 वाले को छोड़ दो, ठीक है, कोई मतलब नहीं होगा। डीसी शंट मोटर डज नॉट ऑपरेट ऑन एसी, डीसी शंट मोटर एसी पर ऑपरेट नहीं होगा भाई, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि देखो इसमें क्या होता है ना कि जो आपका शंट फील्ड वाइंडिंग होता है, ये मैंने बताया भी था आपको शायद कहीं, ठीक है, इसमें जो है ये और ये मतलब आर्मेचर का और इसका शंट फील्ड का जो कनेक्शन है पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है। तो अगर यहाँ पे डीसी से मतलब सप्लाई जब एसी, एक तो एसी सप्लाई दोगे ना तो डीसी शंट में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न होता है ना, नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा, इंडक्टेंस ज़्यादा, एक्सेल ज़्यादा, इम्पिडेंस ज़्यादा, करंट क्या हो जाएगी आपकी कम, तो रिक्वायर करंट बनेगा ही नहीं ना, तो टार्क आपका एक तरीके से बोल सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। पहला कंडीशन यहाँ से। दूसरा यहाँ पे क्या है कि आपका बाई डायरेक्शनल टार्क यहाँ पे मिलता है, क्योंकि पर्टिकुलर हाफ साइकिल में इसकी पोलरिटी आर्मेचर की कुछ और होगी, इसकी पोलरिटी कुछ और होगी, ठीक है। डीसी सीरीज मोटर में क्या होता है कि आर्मेचर का और जो फील्ड है दोनों सीरीज में होने के कारण दोनों जो करंट अगर पर हाफ साइकिल में रिवर्स हो रहा है नॉर्थ या साउथ, तो ये दोनों एक साथ रिवर्स होंगे, इसलिए इसमें जो टार्क मिलेगा यूनि डायरेक्शनल, मतलब एक दिशा मिलेगा, इसमें क्या कभी इधर मिलेगा कभी इधर, इसलिए हम यहाँ पे इसका यूज नहीं करते हैं। और ये मैंने बताया भी था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाई इंडक्टेंस को लेके यहाँ पे बस बताया गया कि एसी पे ऑपरेट नहीं करते ना, तो ये आपका हाई इंडक्टेंस के लिए होता है। और दूसरा रीजन मैंने बताया कि एसी पे ऑपरेट करने पे बाई डायरेक्शनल टार्क मिलता है यहाँ पे, जो हमारे लिए सूटेबल नहीं है ना, और इसमें यूनि डायरेक्शनल। देखो यहाँ पे दिया है कि जो डीसी सीरीज मोटर होता है एक्सीडेंटली कनेक्टेड टू सिंगल, मतलब डीसी सीरीज मोटर को देखो एसी सप्लाई दोगे तो क्या होगा यार, देखो यूनि डायरेक्शनल टार्क मिलेगा आपका, मैंने बोला भी है, पल्सेटिंग तो मिलेगा लेकिन यूनि डायरेक्शनल टार्क मिलेगा। थोड़ा बहुत इसके कॉन्ट्रैक्ट्स में चेंज करके हम लोग क्या करते हैं, इसी को यूनिवर्सल मोटर या फिर मतलब एसी मोटर डीसी मोटर दोनों पे ऑपरेट होता है, एसी पे भी ऑपरेट होगा और डीसी है तो डीसी पे तो ऑपरेट ही होगा, बस थोड़ा सा इसका कॉन्ट्रैक्शन ये सारी चीज़ों को मेंटेन कर लिया जाता है। इसी को हम इसी का यूज़ करके हम यूनिवर्सल मोटर को डिजाइन करते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो यहाँ पे दिया गया अगर 230 वोल्टेज डीसी सीरीज मोटर को एसी सप्लाई दे दिया जाए तो सिंपल सी बात है यार, वो क्या होगा, फ्यूज विल बी ब्लोन। देखो यहाँ पे पल्स ये आपका टार्क तो मिलेगा, ये तो कंफर्म है हमें। अब मोटर विल बी वाइब्रेट, मोर स्पार्किंग, यहाँ पे द फ्यूज विल बी ब्लोन, मोटर विल बी रन रेस फ्रीक्वेंसी, मोर स्पार्किंग, मोटर विल नॉट रन
ये तो गलत है, मोटर विल बी वाइब्रेट, ये भी गलत है। और यहाँ पे क्या है कि बट पल्सेट बिटवीन द, देखो यहाँ पे क्या है ना कि ये थोड़ा सा यार मोटर विल भी रन तो करेगा, लेस इफिशिएंसी मोर स्पार्किंग। अगर देखो कंस्ट्रक्शन में सारी चीज़ें अगर मेंटेन कर दोगे, मतलब डीसी को एसी में ऑपरेट करना है ना, तो उसके कोर लॉसेस होगा, क्योंकि फ्रिक्वेंसी आ जाएगी ना एसी में, तो आयरन लॉसेस ये सब क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो अगर लेमिनेटेड कर दिया गया है मीन्स आयरन, ये एडी करंट लॉस कम हो जाएगा। अगर थोड़ा सा उसके कंस्ट्रक्शन में डिज़ाइन किया गया ना, तो एसी पे ऑपरेट करोगे तो क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी मेंटेन हो जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन जो है सस्पेंस में है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। रीजन क्या है समझ ही गए होगे, एसी में फ्रिक्वेंसी आ जाएगी ना, तो एडी करंट फ्रिक्वेंसी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, तो एडी करंट लॉसेस बढ़ जाएगा। अब उस एडी को लॉसेस को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा, लेमिनेशन करना पड़ेगा। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन में दिया नहीं गया है कि लेमिनेशन होगा नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा ना, तो कुल मिला के यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन, द फ्यूज विल बी ब्लोन, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो यही है आपका, ठीक है। इसमें एग्जैक्ट देखो यहाँ पे थोड़ा सा यार सस्पेंस, वैसे बी सही होगा, ठीक है, ऑप्शन बी ही दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन को लेके यहाँ पे थोड़ा सा नहीं दिया गया है, लेकिन जो है आई थिंक मैं आपको क्या बताना चाह रहा था आप समझ गए होंगे, लेकिन डी सही होगा, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में लेके ही हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसका बी जो होगा जो सही होगा। इन डीसी सीरीज मोटर ऑपरेट ऑन एसी सप्लाई, डीसी सीरीज मोटर को अगर एसी पे ऑपरेट करोगे तो वो रन करेगा ना, रन करेगा। देखो यहाँ पे दिया गया ना, परफॉर्मेंस पुअर होगा, स्पार्किंग होगा, पुअर इफिशिएंसी होगा, और पावर फैक्टर भी क्या होगा, पुअर होगा, क्योंकि इसको कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, लेमिनेशन करना पड़ेगा। इसके कंस्ट्रक्शन में जब तक आप डिज़ाइन नहीं करोगे तो वो एसी के लिए यूज़ करोगे, तो एसी का मतलब फ्रिक्वेंसी स्क्वायर बढ़ेगा, हिस्टेरिसिस भी बढ़ जाएगा, तो इसके लिए ये बी वाला ऑप्शन देखो यहाँ पे सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको ज़्यादा आइडिया पता चलेगा इस वाले क्वेश्चन को पढ़ोगे तो, ठीक है। अब आई थिंक चलो अगले वाले में देखो, ये अगला वाला आप अपने खुद पढ़िएगा। जो ऑपरेशन होता है ऑर्डिनरी डीसी सीरीज मोटर का, अगर डीसी सीरीज मोटर के एसी पे जब ऑपरेट करते हैं तो वो सेटिस्फैक्टरी मतलब अच्छे से काम नहीं करता है। रीज़न क्या क्या है, तो ये आप ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एडी करंट लॉसेज होता है, उस सबको मेंटेन करना पड़ता है, स्पार्किंग बढ़ जाता है, ये सब पूरा देखो दिया गया है ना। इसको आप अपने से पढ़ोगे तो पता चलेगा कि डीसी सीरीज मोटर को जब हम ऑपरेट एसी पे करते हैं तो वो सेटिस्फैक्टर ऑपरेट नहीं होता है, क्या उसमें दिक्कत आती है। तो इतने सारे दिक्कत आएंगे, तो ये आप खुद पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट पड़ेगा। आगे यहाँ पे देखो, एसी सीरीज मोटर आर बिल्ट विथ फ्यू फील टर्न एज एल पॉसिबल। एसी सीरीज मोटर में जो टर्न होता है उसको हम कम रखते हैं ना, टर्न कम रखने का मतलब क्या होगा, इंडक्टेंस कम हो जाएगा ना, कुल मिला के बस ये है। तो इंडक्टेंस कम तो रिएक्टेंस भी कम हो जाएगा, ठीक है, बस वही है आपका मेन, यहीं पे यही कॉन्सेप्ट है कि नंबर ऑफ टर्न को कम रख लिया जाता है, क्योंकि एसी आ जाता है ना। एसी सीरीज मोटर को कंपैरिजन करते हैं डीसी सीरीज मोटर में, डू नॉट हैव टू, तो ये हो जाएगा वायर एयर गैप। देखो एसी सीरीज मोटर को अगर कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग, डीसी सीरीज मोटर में क्या होता है, एयर गैप पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, जितना एयर गैप रखना है रख लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग करंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना। एसी आ जाएगा तो मैग्नेटाइजिंग करंट की रिक्वायरमेंट आ जाएगी, तो बस आपका यही है, ठीक है। इसीलिए तो डीसी यूसी मोटर हम लोग एयर गैप कहाँ पढ़ते हैं, इंडक्शन में ही पढ़ते हैं, देखा भी होगा आपने। तो मेनली रीज़न यही है आपका। एसी सीरीज मोटर कंपेरिजन अगर करते हैं डीसी सीरीज मोटर में, डू नॉट हैव टू बी मल्टी टर्न आर्मेचर कॉइल, मल्टी टर्न आर्मेचर कॉइल। एसी सीरीज मोटर को कंपेरिजन डीसी सीरीज में करते हो तो इसमें नहीं होता, इसमें डीसी सीरीज मोटर में मल्टी टर्न आर्मेचर कॉइल नहीं होता है, सिंपल आपका क्या होता है, ये लैप और वेव बाइंडिंग होता है ना। इसमें तो बहुत सारे मल्टी, आप स्टार डेल्टा सारे मल्टी टर्न होता है ना, स्टार डेल्टा समझ रहे होगे, वाइंडिंग को लेके यहाँ पे पूछा गया। इन ए लार्ज साइज एसी मोटर द इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है आर्मेचर एंड फील्ड का क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। जो लार्ज साइज का एसी मोटर अगर यूज़ करते हो तो उसमें एसी की वजह से क्या होगा भाई, आपका कम्यूटेशन डिफिकल्ट होगा, आयरन लॉसेस, पावर फैक्टर सब बढ़ेगा ना। तो देखो एसी देने पे क्या क्या डिसएडवांटेज सारी चीज़ें हो रही हैं, ये आपका ऑल ऑफ द अबव से रिलेटेड बहुत यहाँ पे चीज़ों को दिया गया, तो आप खुद पढ़ोगे तो आई थिंक मैं आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे देखो दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एसोसिएटेड विथ एसी सीरीज मोटर
एसी सीरीज मोटर को लेके यहाँ पे कौन स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये आपका इनकरेक्ट है। टार्क और स्पीड कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर टू डीसी शंट मोटर, गलत है भाई। और डीसी शंट मोटर में क्या होता है यार कि यहाँ पे देखो यहाँ पे वोल्टेज जो ड्रॉप होता है ना एसी में ज़्यादा होता है, और टार्क और उतना थोड़ी ना मिलता है यहाँ पे एसी के कंडीशन में। डीसी में क्या होता है टार्क ज़्यादा होता है ना, कोई भी मोटर से कंपेरिजन कर लो, अगर वहाँ पे डीसी सीरीज शंट कुछ भी आएगा ना तो डीसी वाले में टार्क ज़्यादा मिलेगा। तो स्पीड टार्क कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होता है, ये बोला है कि सिमिलर होगा भाई, गलत है। ठीक है, आपका सिमिलर नहीं होता है, डीसी में काफ़ी ज़्यादा, चाहे शंट हो, शंट ही क्यों ना हो, टार्क ज़्यादा मिलेगा ना डीसी का है तो आई थिंक समझ रहे हो। सबसे ज़्यादा जो टार्क होता है वो डीसी सीरीज, डीसी शंट, डीसी, ये डीसी का ही होता है। बस आपको मेनली समझना है कि डीसी से ज़्यादा टार्क और एसी मोटर नहीं दे पाएगा, क्योंकि एसी में लॉसेज ज़्यादा होते हैं। अब देखो यहाँ पे दिया गया इन एन एसी सीरीज मोटर। एसी सीरीज मोटर में क्या क्या होता है, तो एसी सीरीज मोटर में स्टार्टिंग करंट इतने टाइम होता है, स्टार्टिंग टार्क इतना पार करता है, इतने के बीच वेरी करता है। तो यहाँ पे देखो ऑल ऑफ द अबव पढ़ोगे तो आपको खुद फायदा होगा, वन लाइनर के फॉर्म में ले लीजिएगा इसको। इन एन एसी सीरीज मोटर, एसी सीरीज मोटर में हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग यूज़ क्यों करते हैं? कंपनसेटिंग वाइंडिंग का मेनली यूज़ होता है रिएक्टेंट वोल्टेज को कम करना, आर्मेचर रिएक्शन को कम करना, ठीक है, आर्मेचर एमएमएफ को कम करना। ये देखो ऑल ऑफ द अबव, इसका भी जो होगा ऑल एक्सेप्टेड डी, रीमेन आर्मेचर हीटिंग, ये डी वाले को छोड़ कर, ठीक है, रिड्यूस आर्मेचर हीटिंग एंड वाइब्रेशन, ये नहीं रिड्यूस करता है, बस ये आपका रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप कम्यूटेशन को इम्प्रूव करता है और आर्मेचर के फ्लक्स को न्यूट्रलाइज करता है। तो आपका यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव है, लेकिन डी को छोड़ के, डी नहीं है, बाकी ये तीनों सही हैं। एसी सीरीज मोटर में जैसे कि मैंने बताया फ्रीक्वेंसी होती है ना, तो एडी हिस्टेरिसिस, ये सब लॉसेज होते हैं। उसको बचने के लिए क्या होता है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग यूज़ करते हैं, और जो फ्लक्स होता है पर्टिकुलर टाइम के साथ क्या होती है, वेरी करती है। तो ये चीज़ है आपके यहाँ पे, डी ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, एसी सीरीज मोटर को ज़्यादा प्रीफर ऑपरेट ऑन लो वोल्टेज एंड लो फ्रीक्वेंसी। तो यार एसी सीरीज मोटर को हम लोग लो वोल्टेज पे करेंगे तो करंट कम हो जाएगा ना, तो करंट कम होगा तो ये आपका ये इंटू इंडक्टिव में जो करंट जाएगी वो कम से कम होगी, और लो फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करेंगे तो हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉसेस कम हो जाएगा ना। तो लो ऑपरेटिंग वोल्टेज रिड्यूस द इंडक्टेंस, ऑपरेटिंग वोल्टेज लो कर लो, इंडक्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि करंट कम हो जाएगा तो जो इंडक्टेंस है वो आपका क्या हो जाएगा, कम से कम हो जाएगा। लोअर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कम तो एक्सेल कम हो जाएगा। तो ये ए और बी जो होगा वो आपका यहाँ पे क्या होगा, राइट होगा। इन एन एसी सीरीज मोटर पावर फैक्टर को अगर हम यहाँ पे इम्प्रूव करना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे इंडक्टेंस होगा आर्मेचर एंड फील्ड वाइंडिंग, ठीक है, रिड्यूस द कुल मिला के इंडक्टेंस को कम करना हमें। इंडक्टेंस कम करोगे तो जो लार्ज एंगल से करंट लैग करेगी वो लैग नहीं करेगी, इसीलिए हम यहाँ पे जो है इंडक्टेंस को कम कर लेंगे ना। इंक्रीजिंग द इंडक्टेंस, ये बोला कि इंडक्टेंस को बढ़ा दें, तो ऐसा गलत है ना, हमेशा इंडक्टेंस को कम करोगे तो लार्ज एंगल से लैग नहीं करेगा, तो पावर फैक्टर इंप्रूव होगा। बी सही है। इन एन एसी सीरीज मोटर कम्यूटेशन को अगर इम्प्रूव करना है तो कैसे करेंगे, तो कम्यूटेशन को इम्प्रूव करना है तो कम्यूटेटिंग पोल प्रोवाइड कर लो, ठीक है, जैसे आपका जो कम्यूटेटिंग पोल अगर प्रोवाइड कर ले तो यार तो क्या बोलते हैं, जैसे कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग डीसी उसी में हम लोगों ने यूज़ किया था, वही चीज़ यहाँ पे भी यूज़ करेंगे ना, क्योंकि सीरीजी मोटर है ना, और वो भी डीसी का ही है लेकिन एसी में बस दिया जा रहा है, तो आर्मेचर रिएक्शन वहाँ पे भी कम करना था, तो यहाँ पे भी कम करना ही पड़ेगा हमें, तो कम्यूटेटिंग पोल यूज़ कर लो। इन एसी सीरीज मोटर आर्मेचर कॉइल को यूजली कनेक्टेड करते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ, ये रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्टेड करते हैं, बिकॉज रेजिस्टेंस भी हमें हाई रेजिस्टेंस की भी रिक्वायरमेंट होती है कभी कभी, क्योंकि लो मतलब करंट को लिमिट करने के तरीके से काम करता है, और एक तरीके से रेजिस्टेंस रहेगा तो यार टार्क भी तो बढ़ेगा ना, सिंपल सोच सकते हो। अगला है कि फॉर इम्प्रूवमेंट करना है कम्यूटेशन इम्प्रूव करना है एसी सीरीज मोटर का, शंटिंग कंपनसेटिंग पोल को हम यूज़ करेंगे, कमनली यूज फॉर कम्यूटेटिंग पोल वाइंडिंग इज शंटेड बाय द, तो वही है आपका, ठीक है, सेम आपका वही है। इसका जो है हो जाएगा बी, नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस टू मेक द कम्यूटेटिंग पोल करंट लाइक बिहाइंड द मेन करंट, ठीक है। यूनिवर्सल मोटर वन विच हैज़, यूनिवर्सल मोटर जो होता है एक तरीके का एसी और डीसी दोनों पे ऑपरेट हो सकता है, केपेबल है, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल मोटर बोलते हैं। Which of the following statement associated with universal motor is incorrect?
यूनिवर्सल मोटर को लेके यहाँ पे कौन स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, तो ये कांस्टेंट स्पीड मोटर होता है, तो ये आपका जो है गलत है। बेसिकली जो है डीसी सीरीज मोटर कंस्ट्रक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है जो टार्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक होता है यूनिवर्सल मोटर का वो बहुत ही बेकार होता है एज कम्पेयर टू डीसी में, क्योंकि हाई स्टार्टिंग टार्क जो होता है डीसी मोटर मिलता है और नो लोड पे स्पीड जो होती है हाई होती है ना। तो यूनिवर्सल मोटर को लेके यहाँ पे पूछा गया, यूनिवर्सल मोटर में जो इनकरेक्ट होगा तो वो कांस्टेंट स्पीड मोटर, ये आपका गलत है, ठीक है। क्योंकि डीसी सीरीज मोटर या डीसी वाला फंडा यूज कर रहे हो ना आप, तो डीसी में क्या होता है डीसी सीरीज ही मोटर तो लेके आ रहे हो ना, तभी तो यूनिवर्सल आप बनाओगे ना। शंट की स्पीड क्या होती है कांस्टेंट होती है, सीरीज का थोड़ी ना कांस्टेंट होता है, शंट का कांस्टेंट होता है। तो हम यूनिवर्सल मोटर शंट का तो बनाते नहीं, सीरीज का बनाते हैं ना, तो ये स्पीड कांस्टेंट होगा ही नहीं, गलत है। फॉर ए गिवन अप्लाइड वोल्टेज एंड करेंट द स्पीड ऑफ यूनिवर्सल मोटर, अप्लाइड वोल्टेज और करेंट जो है स्पीड ऑफ द यूनिवर्सल मोटर विल बी, ये हो जाएगा हाइयर इन डीसी एक्साइटेशन देन द एसी एक्साइटेशन। तो ये बोल रहा है कि जो रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप होगा प्रेजेंट एसी में ज़्यादा होगा बट डीसी में नहीं होगा, एसी में रिएक्टेंस ज़्यादा होगा ना, तो वही है हायर इन डीसी एक्साइटेशन देन एसी एक्साइटेशन। तो फॉर ए गिवन अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट द स्पीड ऑफ यूनिवर्सल मोटर की जो स्पीड होगी हाइयर होगी डीसी एक्साइटेशन पे, क्योंकि डीसी के ही कंडीशन में स्पीड क्या होगी, मतलब अगर डीसी यूनिवर्सल मोटर या डीसी सीरीज तो स्पीड क्या होगी ज़्यादा होगी, एसी वाले में स्पीड ज़्यादा नहीं होगी, पहला सही होगा। स्पीड जो होती है यूनिवर्सल मोटर का वो डिफाइन करना है हमें, तो यहाँ पे इसका होगा ये आपका इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई, ठीक है। ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई पे इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो इसका सी राइट होगा ना, स्पीड जो होगी यूनिवर्सल मोटर की देखो अगर डीसी पे ऑपरेट करो तो इसकी क्या होगी फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट होगी, क्योंकि डीसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करना है ना, तो फ्रीक्वेंसी हम लेके नहीं आ सकते ना यहाँ पे, क्योंकि एसी सीरीज मोटर तो है लेकिन डीसी वाला कॉन्सेप्ट है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई, ठीक है। आई थिंक आप समझ रहे होगे, डीसी का कंस्ट्रक्शन यूज़ किया गया ना, तो उसी को लेके क्वेश्चन आपका ये बना हुआ है। जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होता है यूनिवर्सल मोटर का, अगर हमें यहाँ पे बदलना है तो हम कैसे बदलेंगे भाई, देखो ये बोला कि ब्रश के लीड को बदल दो, सप्लाई टर्मिनल बदल दो, या दोनों नहीं भाई। यहाँ पे देखो यूनिवर्सल मोटर एक तरीके का डीसी सीरीज मोटर होता है, तो आप या तो फील्ड या फिर आर्मेचर दोनों में किसी एक को बदल दो, आपकी स्पीड क्या हो गई, जो रोटेशन ऑफ डायरेक्शन है वो आपका चेंज हो जाएगा। लेकिन दोनों को एक साथ मत बदल देना ना, तो स्पीड फिर वही हो जाएगी। तो दोनों में से शायद सीरीज को बदलो, सीरीज फील्ड वाइंडिंग को, चाहे आर्मेचर की फील्ड वाइंडिंग को एक ही साथ मत बदलो, अलग अलग बदलो, ठीक है। पर्टिकुलर एक टाइम एक को बदलो तो स्पीड बदल जाएगी आपकी। तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि जो स्पीड होती है यूनिवर्सल मोटर का, अगर उसे रिड्यूस करना है तो कैसे कर सकते हैं आप, तो इसकी स्पीड को आप जो है गियरिंग से कंट्रोल कर सकते हैं, और इसकी स्पीड लगभग 3500 आरपीएम होती है ना। ये क्वेश्चन बन सकता है आपका, यूनिवर्सल मोटर की स्पीड 3500 आरपीएम होती है, उसे कंट्रोल कर सकते हैं गियरिंग से। जो स्पीड होती है यूनिवर्सल मोटर का, अगर हम कंट्रोल करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव स्टेप यहाँ पे दिया गया है, आप सभी मेथड से आप पढ़ लीजिएगा क्या क्या है कंट्रोल कर सकते हैं। यूनिवर्सल मोटर में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है ब्रश स्पार्किंग। क्यों होता है, क्योंकि आप पूरा देख लीजिएगा क्यों होता है। ऑल ऑफ द एबव वाले को खुद पढ़ेंगे तो सबसे बेनिफिट आप ही को होगा। अंडर नो लोड ऑपरेटिंग कंडीशन द स्पीड ऑफ यूनिवर्सल मोटर इज लिमिटेड बाई, तो हम इसको विंडेज और फ्रिक्शनल लॉसेस से लिमिट करेंगे। नो लोड कंडीशन में क्या होगा कि जो स्पीड होगी यूनिवर्सल मोटर की काफ़ी हाई होगी ना, डीसी सीरीज मोटर की नो लोड की स्पीड काफ़ी हाई होगी, तो ये हम लोग लिमिट करेंगे विंडेज और फ्रिक्शनल लॉसेस को मेंटेन करने के लिए। आगे यहाँ पे है द आर्मेचर रिएक्शन इज लार्ज साइज यूनिवर्सल मोटर इज न्यूट्रलाइज बाय, लार्ज साइज के मशीन में आर्मेचर रिएक्शन को अगर न्यूट्रलाइज करना है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कंपनसेटिंग वाइंडिंग, जो आपका सीरीज में कनेक्टेड होता है आर्मेचर के साथ। इन केस ऑफ हाई स्पीड यूनिवर्सल मोटर में जो है आपका बैलेंसिंग ऑफ रोटर नीड टू मैक्सिमम अटेन। अगर हाई स्पीड है यार तो रोटर हमें क्या चाहिए, बैलेंस चाहिए ना, बैलेंस नहीं होगा तो वहाँ पे जो गैपिंग है एयर गैप का वो आपका डिस्टर्बेंस होगा, टॉर्क भी डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंसिंग ऑफ रोटर होना चाहिए। यूनिवर्सल मोटर में जो नॉर्मली जो रेशियो होता है ब्रश की चौड़ाई का कम्यूटेटर सेगमेंट के कंपेरिजन में हम कितना यहाँ पे रखेंगे, तो ये होगा 2:1 करके होगा। और यहाँ पे ये बोल सकते हो कि ये मान लो कम्यूटेटर सेगमेंट है 2, और जो ब्रशेज होगा वो पर्टिकुलर एक टाइम में कितने को टच करेगा, एक टाइम में 2 नहीं, एक टाइम में मैक्सिमम 2 को टच कर सकता है, ठीक है। तो वही आपका 2:1 दिया गया ना,
ये कम्यूटेटर सेगमेंट को है रिप्रेजेंट करेगा, ये बस ब्रश को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे शो किया गया है। आगे चलते हैं हम लोग।